दोस्तों नमस्कार, मैं गिरधर तेजवानी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कासरीवाल, जिन्होंने कि हाल ही दैनिक सायंकालीन डिजिटल न्यूज़पेपर चालू किया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं SIR पर कि इसकी क्या तो विशेषताएं हैं और क्या धरातल पे समस्याएं आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले एक सवाल करूंगा कासरीवाल जी से कि आप पहले ये बताएं कि इसका महत्व क्या है और ये किस तरह से उपयोगी है। देखिए, ये निर्वाचन आयोग ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे जो मतदाता सूचियों में जिस प्रकार से फर्जीवाड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति का दो जगह नाम चल रहा है, किसी का नाम कहाँ चल रहा है, किसी का नाम कहाँ चल रहा है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये जो अभियान चालू किया है सरकार ने, इसका बहुत अच्छा नतीजा जो है वो सामने आएगा। ये मैं मान सकता हूँ कि बहुत सी परेशानियाँ भी आ रही है। BLO लोग घर घर जा रहे हैं, कभी घर वाले कोई नहीं मिलते हैं, कभी उनको 3-3, 4-4 चक्कर लगाना पड़ रहा है। उनका जो स्कूलों का काम है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप आगे जाके इसका देखेंगे तो इसका अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा कि कोई भी व्यक्ति अपना दो जगह नाम नहीं लिखवा सकता, एक जगह ही नाम रहेगा, एक जगह नाम स्वतः ही उसका कट जाएगा। दूसरा ये है कि जो बाहर के लोग भी, जैसे पहले भी जांच कराई है प्रशासन ने, बंगाल के या कहाँ के लोग जो है वो यहाँ आ गए, राशन कार्ड बन गए, मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया, तो ऐसे नाम भी इसमें कट जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाकई एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि इसके माध्यम से अब तक जो शिकायतें होती थी कि लोग फर्जी वोटिंग करते हैं या फर्जी नाम जुड़ जाते हैं या लोग 2-2, 3-3 जगह अपने नाम जुड़वा के वोट डालते हैं, उस पर अंकुश लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धरातल पे ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां सामने आई हैं और जो BLOs को जो ग्राउंड पे दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, उसमें एक वजह जो मुझे लगती है कि हमारा जो लोकतंत्र है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। इस वजह से विशेष रूप से पिछड़ी बस्तियों में और आपके गांवों में जहाँ एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को इसमें सहयोग करने में दिक्कत आ रही है और सारा का सारा जो BLO में पड़ रहा है कि वो उन विसंगतियों को कैसे दूर करे। और इसी वजह से आज की ताज़ा खबर भी जो है जानकारी में आई है, जैसा आप बता रहे थे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसको टाइम बाइंग कार्यक्रम करने के चक्कर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसी मानसिक दबाव में एक BLO ने तो आत्महत्या ही कर ली। तो इस पे आपका क्या विचार है, मतलब इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट का मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम बाउंड क्यों प्रोग्राम किया है इन्होंने, कभी एक माह में ही करना है, क्या हो रहा है ऐसा? क्योंकि अभी आप देखिए स्थायी निकाय चुनाव है, उसकी भी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, अभी उसमें भी टाइम है। अभी सरकार वो भी मई-जून तक ले जाएगी उसको, कभी मई-जून से पहले लग नहीं रहा है कि छूंगे। इधर हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए। या तो ये है कि भाई हाई कोर्ट ने कहा 15 अप्रैल तक चुनाव कराओ, तो प्रशासन के पास या निर्वाचन आयोग के पास यही एक वो है कि भाई 1 महीने में अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल संशोधित मतदाता सूची, या अपन कह सकते हैं कि एक नई मतदाता सूची सामने आ जाएगी कि किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप दबाव दे रहे हो, मेरे पास जैसे मैं, क्योंकि फील्ड में भी अपन रहते हैं, तो जैसे बहुत से लोग जो है वो इस प्रकार की शिकायत दर्ज करते हैं। जैसा आपने भी बोला कि अनपढ़ है वो है, मेरा मानना ऐसा है कि जो अनपढ़ तो है, क्योंकि वो खुद जो है नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो कितना लॉगिन कर रहे हैं, वो चाहे तो खुद ऐप पे जाके और वो खुद कर सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 1% लोग भी इन्हें किया होगा, क्योंकि सब उनको पता है कि BLO है। अब सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि BLO है, उसकी ड्यूटी है, वो आएगा वही भराएगा। भाई अपन भी तो जागरूक इंसान है ना, अपने को भी मतदाता सूची में अपने को देखना है कि यदि अपने 2 जगह नाम चल रहा है तो अपने को आगे होके कटवाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने बार बार आवेदन किया लेकिन उनका नाम नहीं कटा, तो नाम नहीं कटा तो ये अपनी जिम्मेदारी है, अपन भी फॉल्ट में है। भाई आप 2 जगह नाम क्यों चलवा रहे हैं, आप एक जगह नाम लिखिए।
बहुत सी बात, जैसे फील्ड में से बहुत से जो बीएलओ है, मित्रगण भी हैं हमारे, और सरकारी कर्मचारी है, बहुत से जुड़ा हुआ हूँ मैं उनसे। वो लोग एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ एक बात जो है ना वो आई है, वो मैं भी आपको बता दूं, उनमें लिखकर वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर SIR कार्यक्रम 1 महीने में क्यों पूरा करवाना है। उनका सबसे बड़ा सवाल है, और ये बात बिल्कुल सही भी है मेरी नज़र में। वो कह रहे हैं कि क्या लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का आधार BLO के अत्यधिक थकान, मानसिक तनाव और मानवीय सीमाओं के अनदेखी पर रखा जाएगा? क्या लोकतंत्र की स्थापना BLO की लाशों पर होगी? BLO की स्थिति और वास्तविकता उन्होंने बताई है। वो ये कह रहे हैं कि BLO पूरे दिन घर घर जाकर फार्म वितरित करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डाटा मिलाते हैं, और शाम तक ऐप पर अपलोड भी करना होता है उनको। फिर आगे अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन ग्रुप में चेतावनियां, नोटिस की धमकी, चार्जशीट, सस्पेंशन जैसी बातें जो है वो मानसिक रूप से तोड़ती है। प्रशासन अधिकारियों को समझना होगा कि BLO रोबोट नहीं है, बल्कि इंसान है। उनकी भी सीमाएं हैं, परिवार है, स्वास्थ्य है, जिम्मेदारियां हैं। और लोकतंत्र जो है वो मेहनत मांगता है, लेकिन अत्याचार नहीं मांगता। उनका सीधा तर्क है। मतदाता सूची शुद्धिकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह कभी भी कर्मचारियों के उत्पीड़न पर आधारित नहीं हो सकता। समय सीमा यथार्थवादी, कार्यभार संतुलित और प्रशासनिक व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। और इसका स्पष्ट संदेश उन्होंने जो दिया वो ये है कि BLO पर ऐसा दबाव डालकर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि व्यवस्था कमजोर होती है। और ये उनकी बातें देखो बिल्कुल सही भी है। मैंने उदाहरण भी देखा है, हमने अभी अखबार में दिया भी है कि आप रविवार को बुला रहे हो। मैं ये मानता हूँ चलो BLO की ड्यूटी है, जिनकी लगा रखी है उनको तो बुला लिया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे शिक्षक स्कूल आएंगे, सारे शिक्षक BLO की मदद करेंगे, सारे शिक्षक घर घर जाएंगे, और वो उनके फार्म मतलब भरवाएंगे भी सही, उनको अपलोड भी करवाएंगे, और फिगर देंगे शाम को कि आज का रिजल्ट क्या रहा। ये इतना ज्यादती मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बात सही है कि कार्यक्रम अच्छा है SIR का, इसमें सहयोग करना चाहिए, हर नागरिक का दायित्व है। शिक्षक अकेला क्यों, हर व्यक्ति का दायित्व है कि भाई वो इसमें सहयोग करे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो खुलासा किया। वस्तुतः मुझे लगता है यदि हम अपन एक जर्नलिस्टिक एंगल से देखें तो ये जो आवाज है अभी आपने सुनाई, ये BLO की जो समस्या है, उनको जैसा लग रहा है, उनकी फीलिंग्स उसमें निकल के आ रही हैं, वो उसका एक पक्ष है। और निश्चित रूप से प्रशासन का भी अपना पक्ष होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात जो उठाई थी ना, वो ये थी कि चलो अनपढ़ लोग तो इसको ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। मैं अभी देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे लगातार कई जो ऐसे वो जो हैं बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, वो बाकायदा बता रहे हैं कि इसको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। ऐसी बहुत सारी रील्स में देख चुका। तो आप वाली बात जो आती है उसमें यह है कि जो अनपढ़ आदमी है वो उसको कैसे करेगा। और वो तो छोड़ो, आपने जो बात कही उसके हिसाब से तो जो पढ़ा लिखा है वो भी नहीं कर रहा है, मतलब वो भी BLO पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले थोड़ा लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पहले मानसिक रूप से मतदाताओं को उसके लिए तैयार करते तो वो समझ जाता कि मेरे को फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने कई ऐसे केसेस आए हैं, पढ़े लिखे लोगों को उसको भरने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, उसका पता नहीं इन्होंने जो फॉर्मेट बनाया है। एक केस में मैंने देखा कि एक जो महिला है उसके पिताजी की डेथ हो गई। अब वो उनका कोई रिकॉर्ड होगा या कोई उनका वोटर ID होगा, पता नहीं कहाँ गया। अब वो कहाँ से ला रहे, ये व्यावहारिक समस्या है। लेकिन ठीक है, जो भी फॉर्मेट बना है उसके पीछे कोई तो कोई सोच बनी होगी। और लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, मतलब इसके लिए इसको सुधार करने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें सुधार तो यही है कि पहले बात तो जो टाउन जो इनको समय में बांधा है ना, वो इनको नहीं बांधना चाहिए। दूसरी बात के लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात है कि अकेला BLO क्यों परेशान हो, लोगों को भी तो जिम्मेदारी है ना। अब यहाँ तो क्या, ये मार्केट में तो एक ही बात उठती है, भाजपा की सरकार है और हमारे वोट कटवाना चाह रही है, इसलिए मतलब ये कार्यक्रम चालू किया, मतलब वो उसको उल्टी उसमें ले लिया। देखो, वो उसका एक राजनीतिक रंग है। असल में क्या है, आमतौर पे ऐसा माना जाता है
कि जो पढ़ा लिखा और उच्च वर्ग है उसका झुकाव आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। और गांवों में जहां शिक्षा नहीं है या अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनमें एजुकेशन नहीं है, तो वो क्या इसमें ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और नतीजा ये होगा कि उनके नाम कट जाएंगे, तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो ये इसका पॉलिटिकल एंगल है। जैसे अभी अब मैं बताऊं, अजमेर में ऐसा बता रहे हैं जैसा कि खास करके दरगाह इलाके में या तारागढ़ पर, वहां पे भी ये समस्या आनी है। क्यों? वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट होके आए हैं, उनके पास अपने माता पिता के वोटर आईडी की जानकारी नहीं है और नतीजा ये होगा कि उनके जो है वोट कट जाएंगे। तो ये अब इसकी विसंगतियां हैं। देखो, हर कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है उसकी जहां अच्छाइयां होती हैं, साथ ही उसके साथ विसंगतियां भी होती हैं, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन विसंगतियों को कितना ज्यादा से ज्यादा दूर किया जाए। जैसे एक आपने बात बताई कि टाइम बाउंड क्यों नहीं। देखो, हमारे यहाँ प्रवृत्ति ऐसी है, आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ जो काम पूरे साल होना चाहिए वो होता नहीं है, और अल्टीमेटली प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर। इसका मतलब हमारी आदत क्या पड़ गई कि हम अभियान के रूप में काम को करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं। यदि आप इसमें छूट दे देंगे तो फिर वो करेंगे नहीं। लेकिन प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी है, सामने आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तो काम करवाएगा, लेकिन वो क्या है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि साहब कौन प्रथम स्थान पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है। मैं आपको बता दूं, बाड़मेर जैसा जो है, जिसको लोग पिछड़ा मानते थे, वो SAR कार्यक्रम में सबसे टॉप पर है। अजमेर जो है वो सबसे पहले साक्षर हुआ, वो आज देखिए किस स्थिति पर है। तो यहाँ के जो जिला कलेक्टर है वो भी इस बात को देख रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं काम करवाएंगे? प्रशासन है वो भी काम करवाएगा, उनके ऊपर दबाव है, कलेक्टर का अतिरिक्त कलेक्टर पर दबाव है, अतिरिक्त कलेक्टर का SDO पर दबाव है, SDO का स्कूल के जो BO DO है इन पे दबाव है, BO DO का शिक्षक जो प्रिंसिपल है, संस्था प्रधान है, उन पे दबाव है, और उनका फिर शिक्षकों पर दबाव है। लेकिन इन सारी कड़ियों में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 20 तारीख को अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। सारे के सारे जो शिक्षक है ना वो SIR में लगे हुए हैं। अब आप सोचिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं क्या होगी, 4-4 लोग, 3-3 लोग स्कूलों में से इस कार्य में लगा दिए गए। आप तो ताजुब करो, एक जो मतलब जो अधिकारी लोग हैं, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ तक कहते हुए नहीं चूक रहे हैं कि भाई तुम इनमें छात्रों को भी लगाओ। आप तो शिक्षक की कह रहे हो, छात्रों को लगाओ। मसूदा ब्लॉक में या और जो जवाजा ब्लॉक है या और श्रीनगर ब्लॉक है या और कोई ब्लॉक है, उसमें ये चाहते हैं कि बड़े बच्चे अगर स्कूलों में नहीं दिख रहे, अगर शिक्षक जो है स्कूलों में नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, बच्चे ठाले बैठे उनको जैसे एक शिक्षक है वो 3-3 कक्षाओं को लेके बैठा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम बड़े बच्चों को, जो 11वीं 12वीं के बच्चे को, उसको भी आप SAR में लगा दो। उसका फायदा वो ये लेना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो जानता है किसका घर कहाँ पर है, और बच्चे को आप जाके बिठा दो कि नहीं ये फार्म अभी का भी भरवा के लाओ, तो वो उसके सबसे जान पहचान भी है, शिक्षकों से ज्यादा जान पहचान बच्चे की है। तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई इनकी भी मदद इसमें ले लो। सही बात। असमें जो आपने एक बात कही ना, उस पर भी विचार करना चाहिए। और ये शिक्षकों की और पटवारियों की पीड़ा है कि साहब उनको हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में जोड़ देते हैं और इससे उनका काम प्रभावित होता है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और देश बहुत बड़ा है, तो इस तरह के चाहे जनसंख्या की जब गणना होती है या और भी दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े पैमाने पे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और बड़े पैमाने पे कर्मचारी किस में हैं? या तो एजुकेशन में है, शिक्षक हैं, और या फिर आपके पटवारी हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स के यदि कर्मचारियों को लगा दिया जाए इन कार्यक्रमों में, तो सारे डिपार्टमेंट ठप हो जाएंगे। तो इसका सारा का सारा जोड़ किस पे आ गया? स्कूलों पे और वो पटवार भवन पे। पटवारी सारा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इसके लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं। लेकिन अभी विसंगति है तो है, और इसी कारण से शिक्षक पीड़ित भी हैं, और साथ ही जो है एजुकेशन में जो नुकसान हो रहा है वो तो आप बता ही रहे हो किस तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम में कोई भी जो है वो मना नहीं कर सकते। राष्ट्रीय कार्यक्रम में इनकी जिम्मेदारी है, नहीं, वो तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में तो लगाना ही लगाना है। आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा प्रोग्राम है बिना शिक्षकों के संभव ही नहीं है।
बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरा अनुमान है कि करीबन 60% तो कर्मचारी जो है वो केवल शिक्षा विभाग में ही है। बिल्कुल बाकी आपके 40% में सारे विभाग आ गए। बिल्कुल सही बात। तो अगर वो उनकी पीड़ा अलग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेशर और तनाव जो है ना वो नहीं रखना चाहिए। नहीं। अगर प्रेशर और तनाव से है वो काम मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। ठीक है, आप रोज की मॉनिटरिंग भी करिए और कितने फार्म भरे, कितने जमा हुए, सब करो, लेकिन तनाव अगर आपने शिक्षक को दे दिया तो फिर काम उल्टा होता होगा ना, वो भी प्रभावित हो जाएगा। वो क्योंकि वो एक तरह के एक मन से इंटेंट आएगी, वो कहेगा ठीक है यार उसको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड कर दोगे तो कम से कम उसको मुक्ति मिल जाएगी, बीएलओ से मुक्ति मिल जाएगी और स्कूल से मुक्ति मिल जाएगी। वो डीओ ऑफिस में लगा दो, कहीं लगा दो, बैठा रहेगा। वो चाहता यही है कि जब तक ये कम से कम निर्वाह भत्ता तो मिलेगा। क्या बात ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा दबाव बना तो उसका जो दुष्परिणाम है वो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि वो लोग दिखाने के लिए तो वो आंकड़े ऊपर भेज देंगे कि साहब हमने इतने घरों का सर्वे कर लिया, कागज में दिखा देंगे, ग्राउंड पे वो नहीं हो रहा है ऐसा। ऐसे ऐसे भी किससे सामना है जिसमें जैसे वो समझ लो जिला प्रशासन के पास गए या जहाँ पर पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है वहां गए, वो कहेंगे कितने हुए, मैडम सोचती है क्या बोलूं, टीचर बोल रहा है क्या बोलूं, तो मेरे 10 हो गए साहब, 10 लिख लो। वो लिख देगा 10 और ऊपर रिकॉर्ड चल जाएगा, पता लगेगा 10 छोड़ के वहां 2 ही नहीं हुए। फर्जी आंकड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फर्जी आंकड़े। तो दबाव है तो आप क्या करोगे? सही बात। दबाव से आपको फ्री होने के लिए वो कुछ तो करेंगे। चलो। अगर आपने दबाव कम नहीं किया तो वो वास्तविक होंगे, नहीं तो फिर वो ऐसे करेंगे। चलो आखिर में एक बार आपकी तरफ से आप अपनी क्या अपील करना चाहते हैं या आगे, तो उसके बाद में हम एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक सज्जन ने बहुत बारीकी से मोबाइल पे बताया है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और वो बहुत उपयोगी हो सकता है। उसको हम इस कार्यक्रम के साथ ही जोड़ के दिखा देंगे। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, मतदाता सूची पूरी संशोधित होनी है। जो व्यक्ति 2 जगह नाम जिसके दर्ज है वो कटने हैं, जिन लोग जो यहाँ नहीं रहते उनके नाम भी कटने हैं, जो व्यक्ति मृत्यु होगी उनके नाम भी कटने हैं। तो हम सबका दायित्व तो बनता है कि ऐसे कार्यक्रम में सबको सहयोग करना चाहिए, प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए, जो बीएलओ घर पे आता है उनका भी सहयोग करना चाहिए और उनको बाकायदा सारी जानकारी देनी चाहिए। ये बात जरूर है कि कोई व्यक्ति कह रहा है साहब 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, मैं तो शादी होके आ गई, यहाँ आ गई। तो मेरे एक बीएलओ मित्र से मैंने बात की, उन्होंने कहा भाई ऐसी स्थिति में 2002 की सूची को कहाँ से ला रहे, वो कैसे होगा, तो क्या नाम कट जाएगा? उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो बता दे कि भाई जैसे दादा दादी उसके नसीराबाद में रहते हैं तो आप बता दो नसीराबाद में, तो दादा दादा के परिवार में या कोई तो होगा कि भाई वो उसके बेटा होगा, पोता होगा, बहू होगी, कुछ होगा। तो मतदाता सूची में जहाँ वहाँ नाम चल रहा है वो बता दें कि भाई ये वहाँ का कार्ड ये है, ये फोटोकॉपी है, ये है। वो बीएलओ अपना आजकल एक बार आप नाम ढूंढो, कट से आपका नाम आ जाएगा उसमें, तो वो करके करेंगे, लेकिन नाम कटेगा ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारी इस बातचीत को आपने कैसा अनुभव किया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ ही हम आपको अब वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक सज्जन जो है इस फॉर्मेट को भरने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। लीजिए देखिए वो वीडियो। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। बीएलओ ऐप के जरिए वोटर सत्यापन हेतु कैसे हम बीएलओ ऐप के माध्यम से करेंगे उसके बारे में आप देखें। सबसे पहले हम मोबाइल में बीएलओ एप्लीकेशन को खोलते हैं। अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR नहीं आ रहा है आपके मोबाइल में तो आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। बीएलओ ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से अपडेट कर लेंगे। यहाँ आ रहा है। इसके बाद आपका आएगा स्कैन फॉर द इनोमरेशन फॉर। इस पे क्लिक करके हम गणना प्रपत्र जो है इसे हम स्कैन करते हैं। जैसे ही स्कैन करते हैं कुछ ही सेकंड के बाद इसमें दिए गए पूरा डिटेल्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे है मतदाता का नाम मिंटू कुमार, इस मोबाइल में भी आपका मिंटू कुमार आ गया हुआ है। अब इसको हम चेक करना चाहें तो व्यू फोटो करके चेक भी कर सकते हैं, यही मतदाता है, अन्यथा फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ का रहा अपलोड फील्ड इनूमरेशन फॉर द इलेक्टर। जो हमने ये प्रपत्र भरा है या भरा हुआ, इसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों लोड करना है। अपलोड फ्रंट साइड, टेक फोटो
और यहाँ से हम इसका फोटो ले लेंगे। ओके करते हैं। क्रॉप भी कर सकते हैं, अन्यथा इस पे क्लिक करते हैं, यह अपलोड हो जाएगा। नहीं बोलना है तो पॉज कर देना। यह अपलोड हो गया। अब बैक साइड हमें करना है अपलोड बैक साइड। इसे उलट के इसका पीछे वाला पोर्शन हम पॉज कर रहे हैं। अब हम पीछे वाला पोर्शन अपलोड कर रहे हैं, उसे ओके करते हैं। जैसे ही वेट करते हैं, यहाँ पीछे वाला भी अपलोड हुआ आ जाता है, आ गया। अगर फोटो चेंज करना चाहते हैं तो अपलोड क्लिक फोटो पे करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आधार कार्ड ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर आप एंट्री कर लीजिए 8699184822। फादर्स नेम, मदर्स नेम ये देना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स में है। एपिक नंबर ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो देंगे, अन्यथा नेक्स्ट करेंगे। मदर्स नेम जो है मालती दे। स्पाउस नेम अगर है तो देंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद अब इसमें एक रीजन देना है कि क्या इनका जन्म इनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो नहीं है, क्योंकि ये नए मतदाता हैं, बाद के मतदाता हैं, तो ये भारत में जन्मे हुए हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब इसके लिए 1787 से 12/12/2004 के बीच अगर इनका जन्म हुआ है तो इनका फिर एक प्रूफ देंगे, और साथ ही साथ इनके पिता का भी प्रूफ देंगे। उस पर क्लिक करेंगे और उसका पहले इस मतदाता का हम अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। जैसे इसका जाति प्रमाण पत्र है, ये हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसमें देख लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म नहीं है, जाति है, ये है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लिक फोटो फॉर अपडेट। ये हमने लिया, ये अपलोड हो गया। अब इसके बाद इनके पिता या माता किसी एक का कोई एक प्रूफ हमें पुनः देना है। तो इनके माता का प्रूफ है, वो हम दे देते हैं। पैसा निकाले इनका भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और ये अपलोड हो गया। इसके बाद हमें रिकमेंडेड पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने रिकमेंडेड पे क्लिक किया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया।